So here we have a question. How would two charged objects interact with each other? तो यहाँ पे पूछा गया है कि दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अब देखो, दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो मैं मान लेती हूँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है A और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है उसका नाम है B। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने देखा था कि हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है। याद है ना, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेम होते हैं, अमाउंट में सेम होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, और निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसमें निगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट जो है मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या है ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब कि इस पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। अब जो बी ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब इस पे कौन से चार्जेस ज़्यादा होंगे, सॉरी इस पे निगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, तब क्या होगा, यहाँ पे देखो एक तो पॉजिटिव चार्ज है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। तो ऐसे जब दो ऑब्जेक्ट्स हो और दोनों ऑब्जेक्ट में से एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि मान लो जो ए वाला है ना, ये ए वाले पे नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, और जो बी है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब भी क्या होगा, दोनों पे अलग अलग चार्जेस हैं, तो ये दोनों फिर से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर ए ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज हो और जो बी ऑब्जेक्ट है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, तब क्या होगा, ए और बी एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब दूर भागना। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव चार्जेस हो, तो मान लो ए पे भी नेगेटिव चार्जेस हैं और बी पे भी बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तब भी क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब यहाँ पे सिंपल में क्या बोल रहे हैं कि लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस, तो वो क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल मतलब दूर भागते हैं। अगर लाइक चार्जेस है मतलब दोनों पे पॉजिटिव है या फिर दोनों पे एक साथ नेगेटिव है, तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पे पॉजिटिव है और दूसरे पे नेगेटिव है, तो ये अनलाइक हो गए, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, rub one end of a glass rod against a silk cloth. Due to rubbing, a small charge will get transferred from one object to other. As a result, both the objects will become somewhat charged. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले तो एक ग्लास का रॉड लेना है, ग्लास का रॉड ले लेना है। फिर क्या करना है, इस ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े पे रब करना है। सिल्क के कपड़े पे क्या करना है, इसको रब करना है और उसको ऐसे रस्सी से लटका देना है, बिल्कुल ऐसे उसको लटका देना है। फिर दूसरा एक ग्लास का रॉड लेकर आओ, उसको भी रब कर दो सिल्क के कपड़े से, और उस दूसरे वाले ग्लास रॉड को पहले वाले ग्लास रॉड के पास में लेकर आओ। तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये जो ग्लास रॉड है ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी भी आपको कुछ यहाँ पे ऐसी ही करनी है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, मतलब उसको ऐसे लटका देना रब करने के बाद। नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन द सेम मैनर एंड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड। दूसरा एक ग्लास रॉड लेकर आओ, उसको भी रब करना है सिल्क क्लॉथ के साथ और उसको पहले वाले ग्लास रॉड के पास में लेके आना है। What do you see? The two rods push each other away. तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। Now take a plastic rod, rub one of its ends against a woolen cloth. Bring the end near the suspended glass rod. Now what do you see? The two rods are pulled towards each other. अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ग्लास रॉड को लेकर आए पहले वाले ग्लास रॉड के पास। अब क्या करो,
ये ग्लास रॉड वैसे का वैसे ही रहने दो लटका हुआ, इसको हवा में ही लटकने दो, और इसके पास में अब एक प्लास्टिक का रॉड लेकर आओ। पहले कौन सा लाए, ये वाला ग्लास वाला है, अभी क्या लाना है, एक प्लास्टिक का रॉड लेके आना है, ठीक है, प्लास्टिक का रॉड। अब क्या देखोगे कि अब ये जो ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम ग्लास रॉड को लेकर आए तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज थे। सबसे पहली बात तो ये चार्जेस आए कहाँ से, वैसे हम ग्लास रॉड को ले लेना, अगर ग्लास का कोई रॉड है उसको हम ले लें तो उस पर चार्जेस नहीं होते, लेकिन सबसे पहले हमने उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, सिल्क के कपड़े के साथ उसको हमने रब किया है। रब करने के बाद क्या हुआ, चार्जेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट में से दूसरी जगह पे भागने लगे। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, शांत तो बैठते हैं नहीं, तो वो सिल्क के क्लॉथ में से कभी ग्लास में, कभी ग्लास में से सिल्क में वो लोग भागने लगे। और इसीलिए इस ग्लास रॉड पे क्या हुआ कि इस ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिल्क के क्लॉथ पे जंप करके चले गए, इसीलिए ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए तो हमने देखा है कि एटम में बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस ग्लास रॉड में से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो बाहर आ गए, कूद के बाहर आ गए वो लोग, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, मतलब निगेटिव चार्ज भी बाहर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, मतलब कि ग्लास रॉड में से नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ज़्यादा कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ग्लास रॉड पे क्या आ गए, सारे पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा एक ग्लास रॉड हम उसके पास लेकर आए, वैसे का वैसा, इस पे भी तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा क्योंकि है तो ग्लास का ही, है ना। तो दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस थे, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये दोनों लाइक चार्जेस थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब दूसरी एक्टिविटी हमने की, इस बार हमने क्या किया, ग्लास रॉड की जगह पे प्लास्टिक रॉड को हम ग्लास रॉड के पास लेकर आए, है ना। दूसरा वाला रॉड हमने कौन सा लिया, प्लास्टिक रॉड। अब ये जो प्लास्टिक रॉड था ना, इस पे निगेटिव चार्जेस होते हैं। प्लास्टिक रॉड पे कौन सा चार्जेस था, निगेटिव चार्जेस। अब प्लास्टिक रॉड जो था इसको हमने वुलन क्लॉथ के साथ रब किया है, वुलन क्लॉथ के साथ। इस केस में क्या हुआ कि वुलन क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो प्लास्टिक रॉड पे जंप करके आ गए। वुलन क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्लास्टिक रॉड पे जंप करके आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक में आ गए। इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अब प्लास्टिक रॉड पे अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो ग्लास पे तो हमें पता है पॉजिटिव ही होता है ना, ग्लास पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये प्लास्टिक का नेगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस हो गए। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। सो टू रॉड्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस पुश ईच अदर अवे, दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। तो दो रॉड्स जो हैं, यहाँ पे दो रॉड्स थे, कौन से, दोनों ही ग्लास के रॉड्स थे, लेकिन इन दोनों पे सेम चार्जेस थे। इस वाले पे भी पॉजिटिव है सारे और इस वाले पे भी सारे पॉजिटिव हैं। तो दो रॉड्स में अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन। एक दूसरे से दूर जाना मतलब रिपल्शन, ठीक है। लेकिन अगर दो रॉड्स हैं, उन दोनों रॉड्स पे अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस है मतलब एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे ग्लास पे सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं और प्लास्टिक वाले पे सारे नेगेटिव दिख रहे हैं। तो ऐसे अपोजिट चार्जेस रहे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस साइंटिस्ट ने बहुत ही महान काम किया, इसी ने चार्जेस की स्टडी की थी, है ना। इसको पता लगा कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, अब कुछ ना कुछ नाम तो देना था। इसने प्रोटॉन को भी स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी किया। तो इसको पता चला कि प्रोटॉन पे भी कुछ चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी कुछ चार्ज है। इसने देखा कि दोनों पे चार्ज है तो भाई डायरेक्टली चार्ज बोल देता ना ये कि हाँ इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। लेकिन इसने थोड़ी और स्टडी की,
तो इसको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन पे का जो चार्ज है ना वो थोड़ा अलग है, थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और प्रोटॉन पे का जो चार्ज है वो थोड़ा अलग है, वो भी थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दोनों भी सेम चार्जेस तो है नहीं। तो इसने क्या बोला कि हम चार्जेस का नामकरण रख देते हैं, क्योंकि भले ये दोनों चार्जेस हैं लेकिन ये अलग अलग चार्जेस हैं। तो इसने बोल दिया कि प्रोटॉन का जो चार्ज होगा ना उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे आज से, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ना उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो इसने नामकरण कर दिया। तो चार्जेस का नामकरण किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जन्म कैसे लेता है ना? चार्ज जन्म कैसे लेता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक, मतलब वो नेचुरली उस ऑब्जेक्ट में होती है, जन्म नहीं लेता। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लास रॉड था उस पर नेगेटिव चार्ज था, जो ग्लास रॉड था उस पर पॉजिटिव चार्ज था, जो प्लास्टिक का रॉड था उस पर नेगेटिव चार्ज था। तो ये चार्जेस कैसे आए वो हम देखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कैसे आते हैं वो देखेंगे। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ वेरी टाइनी एटम्स। अब हर सब्सटेंस जो है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है ना। और ये जो पार्टिकल्स है वो किससे बने हुए? एटम से। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया एटम क्या होता है, इसीलिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना जाए। वी शैल बी लुकिंग एट द डिटेल्स ऑफ एटमिक स्ट्रक्चर लेटर। तो आगे के जो चैप्टर्स है उसमें एटम को हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने आपको बता दिया। At this stage, it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive charge and moving negative charges. तो हमने ये पहले ही देखा था कि किसी भी एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस। न्यूक्लियस पे कौन से चार्जेस होते हैं? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसके आसपास में ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में कौन से चार्जेस होते हैं? इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो बीच वाला न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस पे ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा शांत है, एकदम सत्पुरुष है, ये शांत है, बिल्कुल भी मस्ती नहीं करता, इसीलिए ये एक ही जगह पे रहता है, ये मूव नहीं करता। ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर बैठा बैठा यहाँ सोता रहता है ये, ठीक है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत मस्तीखोर है, जिन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये कैसा है? मूविंग है। नेगेटिव चार्ज कैसा है? मूविंग है, ये जंप करते ही रहते हैं इधर उधर, इनको बिल्कुल शांति नहीं है। These two charges being perfectly balanced and atom is electrically neutral. अब एक एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब क्या? अभी हमने देखा था कि जिस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो एटम के केस में भी ऐसा ही होता है, जितने की न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहेंगे। मान लो इस एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर, या 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी 10 प्रोटॉन रहेंगे। अगर किसी एटम में 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 100 ही रहेंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली मतलब चार्जेस से रिलेटेड। तो ये चार्जेस की बात करें तो एटम जो है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है, उस पे चार्जेस हमेशा बैलेंस्ड होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये तो हो गया। फॉर सम रीज़न द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स गेट डिस्टर्ब्ड। अब कई बार क्या होता है, ये जो बैलेंस है ना ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे डिस्टर्ब होगा? मान लो एक एटम है, ठीक है, ये उसका बाहर का ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने रहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम में तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे? मान लो 4 प्रोटॉन्स है इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एटम था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कूद के सुसाइड कर लिया इसने, है ना, ये बाहर कूद गया। तो अब इस एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए?
3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 4 है ना भैया। इलेक्ट्रॉन भले ही 3 हो गए, ये इलेक्ट्रॉन तो मर गया, इसने कूद के सुसाइड कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 है, लेकिन प्रोटॉन तो 4 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा एटम हो गया ये? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम हो गया। सिमिलरली फिर से एक एटम है जिसपे 4 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब देखो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 नेगेटिव चार्ज है, और अंदर 4 प्रोटॉन है मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है। अब इस केस में उल्टा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर से जंप करके अंदर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? किसी दूसरे एटम में से जंप करके अंदर आ गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 4 ही है बेचारे। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए, ज़्यादा हो गए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एटम होगा ना, ये कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। कैसा रहेगा ये? नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब बाहर से कूद के इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। For example, when certain objects are rubbed against each other, the negatively charged particles on one object go to the other object. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम कोई किन्हीं दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, जैसे ऊपर के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक ग्लास का रॉड था ना, उसको हमने सिल्क के कपड़े के साथ रब कर दिया। ये सिल्क का क्लॉथ है, और ग्लास के रॉड को हमने क्या किया, ये सिल्क का क्लॉथ है, ग्लास के रॉड को हमने क्या किया, इस पर रब किया, ठीक है। अब ग्लास के रॉड को जब हमने रब किया तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो कूद के सिल्क में चले गए। ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? कूद के सिल्क के क्लॉथ में चले गए। तो ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, इसीलिए ग्लास पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और सिल्क पे ऑफकोर्स कौन सा आ जाएगा? फिर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ये सिल्क क्लॉथ का हमको काम नहीं था, हमको ग्लास रॉड का ही काम था। The object to which they go becomes negatively charged due to an excess of negatively charged particle. ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। Similarly, the object from which the negatively charged particles go away becomes positively charged due to deficiency of negatively charged particles. वही बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट से जंप करके इलेक्ट्रॉन्स अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए, जो ऑब्जेक्ट पे गए, वो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन गए, जो ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गए, वो जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा हो जाएगा? वहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो वहाँ वो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। It means that of the two objects being rubbed, one becomes positively charged and another negatively charged. मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को हमने रब किया था, तो दो ऑब्जेक्ट को जब भी हम रब करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब क्या होता है? उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट नेचर में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, वो जो चार्जेस है वो थोड़ी देर बाद अपने आप सेम हो जाते हैं, नेचर उसको बैलेंस कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ना उन पे चार्जेस रहते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो जो स्केल वाला एग्जाम्पल था, याद है ना आपको? स्केल को जब हम अपने हेयर्स में रब करते हैं और उसको पेपर के पास लेके जाते हैं तो पेपर उससे चिपकने लगते हैं। यही फंडा है कि पेपर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और स्केल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है बेचारी, क्योंकि हमारे हेयर्स में से इलेक्ट्रॉन्स कूद के उस पर आ जाते हैं। तो ऐसे वो अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो पेपर जो है वो स्केल के साथ चिपक जाता है। तो ऐसे ही चार्जेस का गेम होता है।